हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यह चैप्टर हमारा चालू है। इसके पहले हमारे दो ट्यूटोरियल्स हो चुके हैं। हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस के ऊपर एक ट्यूटोरियल हो गया और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, इसके ऊपर एक हमारा ट्यूटोरियल हो गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। काफी बच्चों को ये कंसेप्ट समझने में दिक्कत होती है। मैंने काफी आसानी से आपको समझाया था। अगर अब तक आपने नहीं देखा तो वो ट्यूटोरियल देख लीजिए। आज के ट्यूटोरियल में हम म्यूटेशन क्या होता है और इवोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूटेशन, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। अभी म्यूटेशन क्या है ये समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो आपने इस मूवी में नाम सुना होगा म्यूटेंट्स कह के। इन सबको म्यूटेंट्स कहा है इस मूवी में। कौन सी मूवी है ये? एक्स-मेन। अगर आप लोगों ने मूवी नहीं भी देखी होगी फिर भी मैं आपको बताने वाला हूँ म्यूटेशन क्या है। लेकिन अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि आम इंसानों से इनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों हो जाती है? क्योंकि इनमें म्यूटेशन हुआ है। म्यूटेशन होने के कारण इन सब में क्या है, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, इनमें कुछ चेंजेस आ गए, तो इसलिए उन्हें म्यूटेंट्स कहा गया है। चलिए अभी आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन मतलब कुछ नहीं, सिंपल छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, तो उसी चेंजेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। किसमें चेंजेस होते हैं? जीन्स में चेंजेस होते हैं। जो जीन्स हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं उस जीन्स में चेंजेस होते हैं और उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो चलिए थ्योरी देखते हैं। Living organisms can produce new individuals like themselves due to genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any changes। क्या बोला है कि जीन्स की वजह से ही क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हमारे जैसे, मतलब खुद के जैसे ही दूसरे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते, और ये जो जीन्स है वो क्या होते हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। सो हमने सब पहले देख चुका है। हमने पिछले वाले ट्यूटोरियल में सब कुछ जानकारी ले ली कि किस तरीके से जीन्स ट्रांसमिट होते हैं, किस तरीके से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा अपीयरेंस जीन्स कंट्रोल करते हैं। सारी चीजें हमने देख ली है। और ये जो जीन्स है वो क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। और ये जो जीन्स ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, इसी ट्रांसमिशन की वजह से, ये जो जीन्स का ट्रांसमिशन है इसी की वजह से क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाते हैं। अभी आपको पता है पेरेंट्स के कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग यानी संतति जो बच्चे होते हैं उनमें आ जाते हैं। अभी आप लोगों ने कई बार देखा होगा कुछ बच्चों का जो नाक होता है वो अपनी मम्मी की तरह या फिर पापा की तरह होता है, किसी आंखें अपनी मम्मी पापा की तरह होती है, किसी के कान अपनी मम्मी की तरह होते हैं, तो ये किसी के नाक अपनी मम्मी की तरह होता है। मतलब कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट या कुछ ना कुछ उनके गुणधर्मों, कुछ ना कुछ उनका जो स्वभाव होता है वो अपने पेरेंट्स की तरह होता है। ये सब किसकी वजह से होता है? क्योंकि जीन्स की वजह से। बच्चों में किसके जीन्स आते हैं? पेरेंट्स के। तो जो उनका जो कुछ स्वभाव या फिर कुछ उनका जो अपीयरेंस, जो उनका जो तरीका है बिहेव करने का, वो या फिर उनका जो दिखने का स्वरूप है वो भी किसके ऊपर डिपेंड होता है? जीन्स के ऊपर डिपेंड होता है। ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जीन्स में चेंजेस भी हो सकते हैं। However, sometimes sudden changes occur in those genes. Sometimes any nucleotide of the gene changes its position that cause a minor change, which is nothing but the mutation. कई बार जब जीन्स ट्रांसमिट होते तब क्या होता है, उसका जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का उसमें चेंजेस हो जाते हैं। कई बार ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है, वो न्यूक्लियोटाइड्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, और ये जो माइनर चेंज है इसे ही म्यूटेशन कहा गया है। इसे ही हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। किस तरीके से होता है देखिए। अभी ये मेन सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है, हम कंसिडर करेंगे जो मेन सीक्वेंस है वो पेरेंट का है। ये पेरेंट का जो मेन सीक्वेंस है वो अपने चाइल्ड में यानी अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होने वाला है। सीधी सी बात है, जीन से ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ट्रांसमिट होगा। मतलब हम कंसीडर करेंगे जीन के ऊपर का ही सीक्वेंस है, ये क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है। किससे? देखिए ये जो टीजीसी वाला ओरिजिनल सीक्वेंस है वो किन न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस हुआ है? जीएटी। ये जो जीएटी है ये तीनों ने क्या किया, रिप्लेस किया टीजीसी को। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड है उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की या फिर उनका सीक्वेंस चेंज हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहेंगे? म्यूटेशन कहेंगे। तो म्यूटेशन की डिफिनेशन हम किस तरीके से बोल सकते हैं? सडन चेंजेस ऑकर इन द जीन्स इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। इस तरीके से हम म्यूटेशन की डेफिनेशन कह सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। सम म्यूटेशंस में बी माइनर बट सम में बी कंसिडरेबल। कुछ म्यूटेशन माइनर होते, काफी छोटे होते, मतलब नजरअंदाज कर सकते हैं, कुछ उतना प्रभाव नहीं पड़ता उन म्यूटेशंस का। लेकिन कुछ म्यूटेशंस कंसिडरेबल होते, मतलब वो दिखने लगते, उनका प्रभाव पड़ता है, काफी हद तक उनका प्रभाव होने लगता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया। कुछ म्यूटेशन की वजह से डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब जनुकीय विकार हो सकते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। ये क्या है? जनुकीय विकार है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। दिस इज एन एवरलास्टिंग प्रोसेस एंड इट इज वन ऑफ द प्रूफ फॉर डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये जो म्यूटेशन की प्रोसेस है वो एवरलास्टिंग प्रोसेस है, मतलब ये प्रक्रिया जो है अखंड चलने वाली प्रक्रिया है,
काफी टाइम से चलती आ रही है और काफी टाइम तक चलती रहेगी ये जो प्रक्रिया है वो म्यूटेशन की। और ये जो म्यूटेशन की प्रोसेस है वो डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है उसके लिए प्रूफ है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्या है इस चैप्टर में हमें आगे इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको एक सिंपल आइडिया बता देता हूं। डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है उसके हिसाब से जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो इन्वायरमेंट को एडॉप्ट कर सकता है, जो आजू बाजू की जो सिचुएशन परिस्थिति है उसको सहन कर सकता है वही जिंदा रहेगा, वरना बाकी के मर जाएंगे। जैसे कि हमें पता है डायनासोर क्यों एक्सटिंक्ट हुए, क्योंकि जो आजू बाजू का इन्वायरमेंट है उनको सूट नहीं हुआ, वो एक्सटिंक्ट हो गए। अभी काफी थ्योरीज है डायनासोर क्यों एक्सटिंक्ट हुए। कुछ कहते हैं कि जो मेटर है उल्का उसका टकराव हुआ किससे, अर्थ से, वो टकराई अर्थ पे आके और सारे के सारे डायनासोर खत्म हो गए। कुछ थ्योरी कहती है कि जो डायनासोर है उनका खाना खत्म हो गया तो भूख की वजह से वो खत्म हो गए। कुछ थ्योरी के हिसाब से अर्थ का टेम्परेचर काफी चेंज हो गया, अर्थ का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उनको टेम्परेचर मतलब सहन नहीं हुआ तो वो सारे मर गए। तो ये सारी अलग अलग थ्योरीज है डायनासोर क्यों एक्सटिंक्ट हुए इसके बारे में। लेकिन बेसिक चीज क्या है, जो भी सिचुएशन, जो भी इन्वायरमेंट आजू बाजू का बना उसको क्या नहीं कर पाए, अडॉप्ट नहीं कर पाए, उसके हिसाब से वो फिट नहीं थे। वो जो इन्वायरमेंट था आजू बाजू का उनके डायनासोर के, उसके हिसाब से वो फिट नहीं थे, इसलिए वो खत्म हो गए, नष्ट हो गए। तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल इतना याद रखिए। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्या कहती है, जो फिट होगा वही जिएगा, मतलब जो जीने के लायक है, जो आजू बाजू की परिस्थिति को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, जो फिट होगा आजू बाजू के इन्वायरमेंट के हिसाब से वो क्या होगा, सर्वाइव करेगा, वो जिएगा, ऐसा इस थ्योरी का कहना है। तो आपको आइडिया आ गया होगा क्या है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और ये जो म्यूटेशन की प्रोसेस है उस थ्योरी का एक प्रूफ है, ऐसा हम कह सकते हैं। मैं जब आपको आगे ये थ्योरी सिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन मतलब उत्क्रांति। मैंने पहले ट्यूटोरियल में आपको इवोल्यूशन क्या होता है, उत्क्रांति क्या होता है बता दिया था। उत्क्रांति मतलब हम क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस मतलब प्रागतिक विकास, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट जो होती है ऑर्गेनिजम्स में, उन्हें हम इवोल्यूशन कह सकते हैं। मतलब कुछ ग्रेजुअल चेंजेस होते रहते हैं। जैसे इंसान किससे बने, बंदर से बने, पहले हम बंदर थे, धीरे धीरे टाइम बीतता गया और हम इंसान बन गए। तो ये जो प्रोसेस है ये भी किसकी प्रोसेस है, इवोल्यूशन की, मतलब ये ह्यूमन में होने वाला इवोल्यूशन है। इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में भी इवोल्यूशन होता रहता है। तो हम इवोल्यूशन की डेफिनेशन किस तरीके से बोल सकते हैं, इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इवोल्यूशन मतलब एक ग्रेजुअल चेंज है। ग्रेजुअल चेंज मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक सावकाश होने वाला क्रमिक बदल है, और ये जो बदल है वो काफी सावकाश है, काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने वाला बदल है, और इससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस होते, बदल होते, और इस प्रोसेस को हम इवोल्यूशन यानी उत्क्रांति कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है इसमें काफी सारी चीजें आती है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ऑल द स्टेजेस इन चेंजेस ऑकर्ड इन वेरियस कंपोनेंट्स रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन स्पेस टू द बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन में स्टार्स, प्लैनेट्स मतलब जो अवकाश, अंतरिक्ष, यूनिवर्स है, उससे लेके जो हमारे अर्थ का बायोस्फीयर मतलब हमारे अर्थ के ऊपर की जो अभी फिलहाल सिचुएशन है, जो भी जीवावरण है अर्थ का, जो एनिमल्स, प्लांट्स अर्थ के ऊपर अभी है, ये सारे इसमें इवोल्यूशन की प्रोसेस में हम कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, हम इवोल्यूशन की प्रोसेस कहां से शुरू करेंगे, हम यूनिवर्स से शुरू करेंगे। हम यूनिवर्स को पहले कंसीडर करेंगे। आपको पता है यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। अभी यूनिवर्स किस तरीके से फॉर्म हुआ इसके रिगार्डिंग काफी सारी थ्योरीज है। एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, काफी फेमस थ्योरी है, उस पर कई सारी फिल्में आ चुकी है, कई सारी वेब सीरीज बन चुकी है बिग बैंग थ्योरी के ऊपर। तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ वो एक बिग बैंग की वजह से हुआ है, लेकिन कई सारे साइंटिस्ट इस थ्योरी को नहीं मानते। कई सारे साइंटिस्ट के जो मानना है वो क्या है, इसके ऑपोजिट है, मतलब बिग बैंग थ्योरी से यूनिवर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, किसी और तरीके से हुआ, ऐसा वो मानते हैं। काफी अलग अलग थ्योरीज है यूनिवर्स के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो चलिए हमें इतना कंसीडर करना है कि हम पहले यूनिवर्स के बारे में देख रहे हैं। तो यूनिवर्स में क्या आता है, यूनिवर्स में काफी सारी गैलेक्सीज है, कई सारी गैलेक्सीज है। उसमें से एक मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हमारी सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारी अर्थ है, जिसमें हम आते हैं। तो हमारी कौन सी गैलेक्सी है, मिल्की वे। तो हम मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में देखेंगे। तो मिल्की वे गैलेक्सी में क्या आता है, हमारा सन जो कि एक स्टार है, काफी सारे स्टार्स है उसमें, हमारा सन भी एक स्टार है। तो सन हमारा किस में आता है, मिल्की वे गैलेक्सी में। सन के साथ हमारी क्या आती है, पूरी की पूरी सोलर सिस्टम, जो प्लैनेट्स उसके आजू बाजू में घूमते हैं वो सारी सोलर सिस्टम किसमें, मिल्की वे में है। तो हमारी सोलर सिस्टम आती है। हमारी सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है, किस तरीके से, सारी चीजें आपको पहले से पता है। तो जो थर्ड प्लैनेट है हमारी सोलर सिस्टम का वो कौन सा है, हमारा अर्थ। तो अब हम अर्थ के ऊपर है तो हमें अर्थ के बारे में देखना होगा। तो अभी हम यूनिवर्स से लेके शुरू हुए थे, अर्थ के ऊपर आ गए। लेकिन जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो हमारी अर्थ ऐसी थी क्या, नहीं, हमारी अर्थ भी काफी गर्म थी, काफी हॉट थी, उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा था। बहुत टाइम लगा, करोड़ों साल लगे हमारे अर्थ का टेम्परेचर कम होने में। हमारी अर्थ धीरे धीरे ठंडी होती गई। फिर जैसे जैसे हमारी अर्थ ठंडी होती गई उसके ऊपर इस तरीके का एटमॉस्फेयर बन गया, इस तरीके का एनवायरमेंट बन गया कि लाइफ का जनरेशन हुआ, मतलब लाइफ क्या हुई वहां पे, फॉर्म हो गई।
तो सबसे पहले तो ओशियन क्रिएशन हुआ, ओशियन में पहली लाइफ हुई है फॉर्म, आपको तो पता है। तो चलिए अब हम देखेंगे ओशियन। तो अर्थ की जो ठंडी होने की प्रोसेस है वो काफी लंबी चली, तो उसके बाद इस तरीके का एटमॉस्फेयर बना कि अर्थ के ऊपर कुछ ओशियन फॉर्म हो गए। तो ओशियन में पहली लाइफ फॉर्म हुई है, हम सब तो जानते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले ओशियन में क्या फॉर्म हो गए, ओशियन में कुछ सिंपल एलिमेंट्स फॉर्म हुए। तो हम क्या कह सकते हैं कि एट द बिगिनिंग देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट्स इन द ओशियन ऑन द अर्थ। तो ओशियन में सबसे पहले क्या होंगे, सिंपल एलिमेंट्स होंगे, ऐसा कहा गया है। तो सिंपल एलिमेंट्स के बाद क्या हुआ होगा, एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम देम। और ये जो सिंपल एलिमेंट्स है उनसे कुछ सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो जो सिंपल एलिमेंट्स है उनसे क्या हुआ होगा, कुछ सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो उससे क्या हुआ होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स मे हैव फॉर्म्ड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ दोज सिंपल कंपाउंड्स। तो जो सिंपल कंपाउंड्स फॉर्म हुए उसके कई साल बाद, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ होगा, जैसे कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद क्या हुआ होगा, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसके बाद कुछ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म हुई होंगी। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल को हम क्या बोल सकते हैं, प्राचीन पेशी। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जैसे प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड, उनसे कुछ प्रिमिटिव टाइप सेल्स मतलब प्राचीन पेशी का फॉर्मेशन हुआ होगा। और उसके बाद क्या होगा, ये जो सेल्स फॉर्म हुई है उन्होंने आजू बाजू के इन्वायरमेंट से, मतलब उसके आजू बाजू में जो भी केमिकल थे उसका शोषण किया होगा, मतलब उन्होंने कुछ तो खाया पिया होगा, उनका जो भी एनर्जी था जिससे भी उनको एनर्जी मिलती होगी उससे उन्होंने लिया होगा। उससे जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ती गई, वो क्या हुई, उनकी संख्या बढ़ती गई। और उससे क्या हुआ, उन सेल्स में कुछ डिफरेंसेस आ गए। There may had been some differences among those cells, and according to the principle of natural selection, some may have shown good growth and some may have perished, which could not adjust with the surrounding. तो ये जो सेल्स थी उनमें कुछ डिफरेंसेस आ गए होंगे, सही बात है। अभी काफी टाइम बीत गया तो सेल में कुछ डिफरेंसेस भी आएंगे। तो जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है उसके हिसाब से क्या हुआ होगा, मतलब जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रिंसिपल है, तो उसके हिसाब से कुछ सेल्स ऐसी थी जो कि आजू बाजू के सराउंडिंग में एडजस्ट हो गई, मतलब वो फिट हो गई आजू बाजू के सराउंडिंग में। तो ऐसी सेल्स की क्या हो गई, ग्रोथ हो गई, उनकी क्या हो गई, संख्या बढ़ गई, उनकी ग्रोथ हो गई, उनकी वाढ़ हो गई। लेकिन कुछ ऐसी भी सेल्स थी जो आजू बाजू के सराउंडिंग के साथ क्या हो करेगी, एडजस्ट नहीं कर पाई, मतलब वो फिट नहीं थी वहां पे। तो वो क्या हो गई, पेरिश्ड, मतलब वो नष्ट हो गई। यहाँ पे बोला है सम मे हैव पेरिश्ड व्हिच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग। जो सराउंडिंग के साथ एडजस्ट नहीं हो पाई वो पेरिश्ड हो गई, मतलब वो नष्ट हो गई। अभी आपको समझ में आ गया होगा नेचुरल सिलेक्शन की जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वो सर्वाइव होगा। तो कुछ सेल फिट थी तो सर्वाइव हो गई, कुछ सेल अनफिट थी आजू बाजू के इन्वायरमेंट के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से, तो वो क्या हो गई, खत्म हो गई, नष्ट हो गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। और अभी हमें तो पता है आज के डेट में क्या है, एट प्रेजेंट करोड़ ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अभी फिलहाल तो काफी सारे प्लांट और एनिमल्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, करोड़ ऑफ स्पीसीज है, अलग अलग तरीके की प्रजातियां है प्लांट और एनिमल की, करोड़ों प्रजातियां है प्लांट और एनिमल की, अलग अलग शेप है, उनकी डाइवर्सिटी मतलब जो उनकी विविधता है वो भी काफी बड़ी है, उनका शेप, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, वो सारे की सारी चीजों की क्या है, उनमें डिफरेंसेस है, मतलब काफी सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। तो आपको समझ में आ गया होगा इवोल्यूशन की प्रोसेस किस तरीके से हुई है। एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम द यूनिसेल्युलर अमीबा एंड पैरामीशियम टू मैन एंड गिएंट व्हेल। क्या बोला है, जो एनिमल की डाइवर्सिटी यानी विविधता है उसकी रेंज कहां से कहां तक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स से लेके काफी बड़े बड़े मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तक। जैसे यूनिसेल्युलर में अमीबा, पैरामीशियम आता है, मल्टीसेल्युलर में गिएंट व्हेल, ह्यूमन, एलिफेंट, हॉर्सेस, काफी बड़े बड़े एनिमल्स आते हैं। तो मतलब कहां से कहां तक रेंज है, ऐसा हम बोल सकते हैं काफी बड़ी रेंज है। छोटे से छोटे मतलब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जैसे एमीबा, पैरामीशियम, वहां से लेके ह्यूमन, जिएंट व्हेल, यहाँ तक क्या है, एनिमल डाइवर्सिटी की रेंज है, एनिमल डाइवर्सिटी का विस्तार है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसी तरीके से प्लांट डाइवर्सिटी का अगर हम देखें तो द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीसीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेल्युलर क्लोरेला टू ह्यूज बनियन ट्री। तो यूनिसेल्युलर क्लोरेला से लेके बड़े बड़े बनियन ट्री तक क्या है, विस्तार है डाइवर्सिटी का, किसमें, प्लांट का। अगर हम प्लांट डाइवर्सिटी की बात करें तो मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं प्लांट में, काफी बड़े बड़े ट्रीज जैसे कि बनियन ट्री, मैंगो ट्री, ऐसे काफी काफी बड़े बड़े ट्रीज भी इसमें आते। तो काफी विस्तार भी इसका है, किसका, जो प्लांट का डाइवर्सिटी है, प्लांट में जो विविधता है, जैव विविधता, उसमें भी काफी विस्तार है, उसकी भी रेंज काफी बड़ी है। तो आपको समझ में आ गया होगा। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स। अभी अर्थ पे हर जगह पे लाइफ है, इक्वेटर से लेके पोल तक। ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक। हर जगह पे एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। कहीं पे जाइए अर्थ पे हर जगह पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थ पे, वाटर पे, अर्थ के अंदर, पानी के अंदर, लैंड पे, हर जगह पे, स्पेस में भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। स्पेस में मतलब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर, वहां पे भी हम एयर में, ऐसा हम बोल सकते हैं।
Humans have shown curiosity about origin of life and reason for such a great diversity in life present on the earth since ancient period. पुराने जमाने से जो इंसान है उसको जिज्ञासा रही है कि किस तरीके से हमारी लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, जो जीवन है उसका उगम, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, जो यूनिवर्स है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। ये जो जिज्ञासा है इंसान को काफी पहले से, मतलब काफी पुराने टाइम से, अभी भी है, आज भी रिसर्च चालू है उसके ऊपर, अलग अलग थ्योरीज दी गई है। इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, उत्क्रांति किस तरीके से हुई, इसके ऊपर काफी लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी गई है। लेकिन जो थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, वो जगत मान्य ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है डिफरेंट थ्योरीज अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैव बीन प्रपोज्ड टिल टुडे, ऑफ विच थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एक्सेप्टेड। कौन सी थ्योरी एक्सेप्टेड है? थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब उत्क्रांति का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म हैज बीन फॉर्म्ड इन ओशियन। तो ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसके हिसाब से पहला लिविंग मटेरियल मतलब पहला सजीव पदार्थ कहाँ पे फॉर्म हुआ? ओशियन में, यानी महासागर, समुद्र, उसमें फॉर्म हुआ, और जिसे प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहा जाता था। पहला लिविंग मटेरियल यानी प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, कहाँ पे फॉर्म हुआ? ओशियन में। किस थ्योरी के हिसाब से? ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है इसके हिसाब से। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म्ड। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तो क्या हुआ? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी एक पेशीय सजीवों की निर्मिति हुई। वो जो लिविंग मटेरियल यानी प्रोटोप्लाज्म था उससे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की निर्मिति हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। ग्रेजुअली चेंजेस ऑकर्ड इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वेयर फॉर्म्ड। और फिर जैसे जैसे टाइम चलता गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कुछ चेंजेस हुए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, और इन चेंजेस की वजह से क्या हुआ? कुछ लार्ज और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ, बड़े बड़े जटिल सजीवों की निर्मिति हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब मल्टीसेल्युलर, जो कि बहुत बड़े मल्टीसेल्युलर नहीं, मतलब छोटे छोटे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की निर्मिति हुई। किससे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से, या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, उनकी भी निर्मिति हुई होंगी, हमें तो पता है। मतलब अभी हमें पता है काफी सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। मतलब जो शुरुआती में क्या हुआ होगा? पहले तो प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन यानी लिविंग मटेरियल का फॉर्मेशन समंदर में हुआ होगा। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस होते गए और कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। ऑल द चेंजेस वेयर स्लो एंड ग्रेजुअल। ये सारे जो चेंजेस थे वो स्लो और ग्रेजुअल थे, मतलब सातत्य से ये चेंजेस होते आ रहे थे और काफी हौले हौले ये प्रोसेस चल रही थी। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज एट मोस्ट 300 करोड़ ईयर्स। देखिए इसका ड्यूरेशन, ये जो प्रोसेस है इसका ड्यूरेशन कितना बताया गया है? 300 करोड़ साल। काफी बड़ा वक्त है, 300 करोड़ साल काफी बड़ा वक्त है। और इतना बड़ा वक्त किसके लिए लगा? इवोल्यूशन के लिए लगा, ऐसा हम कह सकते हैं। Changes and development in living organisms had been all around and multidimensional, and this led to evolution of different type of organisms. Hence, this overall process is called as evolution, which is organizational. क्या बोला है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो चेंजेस यानी बदल हुए, जो डेवलपमेंट यानी जो प्रगति हुई, वो ऑल राउंड थी। ऑल राउंड मतलब हम क्या बोल सकते हैं? सर्वव्यापी। और मल्टी डायमेंशनल थी, मतलब सारे बाजू से हुई थी, सारे अंग से, सारे बाजुओं से ये क्या हुई थी? डेवलपमेंट और चेंजेस हुआ था। और इसीलिए जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है उनमें क्या हुआ? इवोल्यूशन यानी उत्क्रांति हुई। ये जो उत्क्रांति है वो कैसी उत्क्रांति है? संगठनात्मक उत्क्रांति है, ऐसा हम कह सकते हैं। और एक बात याद रखिए, ये जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है अभी भी चालू है, खत्म नहीं हुई। यहाँ पे जो बोला है कि 300 करोड़ साल लगे, मतलब पहले 300 करोड़ साल लगे ये सब होने में, अभी भी इवोल्यूशन की प्रोसेस चालू है, ये खत्म नहीं हुई। इवोल्यूशन होता रहता है। ये प्रोसेस कैसी है? ग्रेजुअल और स्लो है, धीरे धीरे होती रहती है। काफी टाइम लगता है बड़ा चेंजेस देखने में, छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं जो हमें अभी देखने को नहीं मिलते, हम उसे नजरअंदाज करते हैं या फिर हमें वो नोटिस नहीं हो पाते हम, या फिर ये चेंजेस इतने स्लो है कि हम उसे नोटिस नहीं कर सकते। लेकिन जब बहुत टाइम बीत जाएगा तब ये चेंजेस देखने को मिलते हैं और तब हम उसे क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन हुआ, ऐसा हम कहते हैं। तो इवोल्यूशन की हम डेफिनेशन और एक तरीके से बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन की ये भी एक डेफिनेशन है, इसे आप नोट डाउन करके लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल और प्लांट की प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट मतलब हम क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट मतलब प्रागतिक विकास। जो वनस्पति और प्राणी का प्रागतिक विकास हुआ है, कहां से हुआ? एंसिस्टर्स यानी उनके जो पूर्वज थे वहां से शुरू हुआ। जो पूर्वज थे वहां से लेके अभी जो प्लांट और एनिमल्स है यहां तक, ये जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। आज के जो एनिमल्स और प्लांट्स है उनकी रचना कार्य अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जो चेंजेस हुए, ये जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुई है प्लांट और एनिमल में, इसे इवोल्यूशन कहते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा। लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ के ऊपर कोई भी लाइफ नहीं थी, मतलब हम बोल सकते हैं 3.5 अब्ज सालों पहले अर्थ के ऊपर कोई भी जीवन अस्तित्व नहीं था, कोई भी लाइफ एग्जिस्टिंग नहीं करती थी।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ओशियन में कुछ सिंपल एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड उनका फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल उनका फॉर्मेशन हुआ। फिर उनसे वो जो सेल थी उनकी संख्या बढ़ती गई और क्या हुआ, फिर वो जो सेल थी उनसे कुछ कॉम्प्लेक्स सेल्स भी बनती गई। जो फिट हो गई वो जी गई, मतलब वो सर्वाइव कर गई। जो फिट नहीं थी वो क्या हुई, पेरिश हो गई, मतलब वो नष्ट हो गई। और इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। और आज हम देखते हैं करोड़ ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जिस्टिंग, मतलब आज काफी सारी डाइवर्सिटी है। जो जैव विविधता है वो काफी रेंज उसकी काफी बड़ी है, आज हमें देखने को मिलता है कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है। तो इवोल्यूशन की प्रोसेस कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे खत्म हुई आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है वो खत्म नहीं हुई, मतलब वो अभी भी चालू है। तो आशा करता हूं आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने म्यूटेशन ये देखा और इवोल्यूशन देखा और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये भी हमने देख लिया। तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।